हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग सेट 1 करने जा रहे हैं, जो कि टर्म 2 के लिए आया है, जैक बोर्ड के लिए। ये हम लोग इकोनॉमिक्स का करेंगे, क्लास 12 के लिए है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपने क्लास को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे मैं जो तरीका अपनाया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन का छोटे छोटे आंसर्स जो है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, जिसके जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे ओरिजिनल क्वेश्चन में, उसी तरीके के से मैं यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे जिनका कि 1 सेंटेंस में आंसर करना था, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 से 3 सेंटेंसेस ला दे रही हूँ, ताकि अगर आप कुछ भूल भी जाए तो एटलीस्ट एक सेंटेंस तो आप लिख ही पाए। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे इसमें कहा गया है कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी यहाँ पे है, लेकिन आंसर्स जो है वो सिर्फ इंग्लिश में ही है अभी यहाँ पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जो कि डील करता है स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ अ होल और अग्रीगेट इकोनॉमी। मतलब कि पूरे अग्रीगेट सभी लोगों का मिला करके जो भी डिसीजन होता है उसको मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमी है। 2 मेन रीजन है मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च के, जैसे कि एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, साथ साथ में दूसरा होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल्स के लिए। ठीक है, तो जो मैक्रो इकोनॉमी है उसका पढ़ने का 2 कारण है। एक तो हम लोग लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं कि आखिर कैसा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और साथ साथ में इन शॉर्ट में इकोनॉमिक साइकिल जो है वो कैसा चल रहा है। इकोनॉमिक साइकिल होता है ना, जैसे कि कभी कोई बूम पे होता है, फिर डाउन होता है, फिर बूम होता है, फिर डाउन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल। इसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये ऊपर जब होता है तो बूम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डाउन होता है। तो यही हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों का अभी इकोनॉमी जो है वो कहाँ की ओर में मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट और आइटम अक्वायर्ड विद द गोल ऑफ जनरेटिंग इनकम और अप्रिसिएशन। हम लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का गोल होता है इनकम जनरेट करने का, या फिर हमारे अप्रिसिएशन गेन करने का। कैसे, तो अक्वायर करने से एसेट को और किसी भी आइटम को, यहाँ पे हम लोग किसी आइटम को अक्वायर करेंगे या किसी आइटम को हम लोग मतलब कि एसेट्स को खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, या तो हमको इनकम होगा या तो इन लॉन्ग टर्म वो अप्रिशिएट करेगा। अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर अ टाइम। जब किसी एसेट का धीरे धीरे समय के साथ में वैल्यू इंक्रीज होता है उसको हम लोग अप्रिशिएशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग खरीदा, वो बिल्डिंग का कीमत जो है वो साल दर साल, 2 साल 3 साल में जो है वो इंक्रीज करते हैं, वो क्या हो रहा है, अप्रिशिएशन हो रहा है। ठीक है, when an individual purchase a good as an investment, then it intend not to consume the good but rather to use in the future for to or to create wealth। अगर कोई इंडिविजुअल खरीदता है किसी गुड्स को और जैसे कि इन्वेस्टमेंट के जैसा, तो वो उसको जो है वो कंज्यूम नहीं करता है, वो उसको रखता है ताकि वो फ्यूचर में उसका वेल्थ जो है वो क्रिएट करे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। इसका आप सीधे आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 बाय द RBI एक्ट 1934। है ना, एक्ट पहले आ जाता है, उसका मतलब कि स्टार्टिंग बाद में होता है। मतलब कि ये पास जो हो गया था वो पार्लियामेंट में कब पास हो गया होगा, 1934 में, लेकिन स्टार्ट ये कब से हुआ था, 1935 से। अब हम लोगों का नेक्स्ट है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है हम लोगों के लिए, तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि एक पर्सन और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली पे करता है किसी एंटिटी को, यानी कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि उसके ऊपर इम्पोज किया होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इंक्लूड्स इनकम टैक्स, रियल प्रॉपर्टी टैक्स, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर टैक्सेस ऑन एसेट्स
ऑल ऑफ विच आर पेड बाय एन इंडिविजुअल टैक्स पायर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर में इम्पोज कर रहा है, वो एंटिटी कौन है, हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारे ऊपर में इम्पोज कर रहा है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इनडायरेक्ट वही होता है ना जो कि हमारे हाथ से डायरेक्टली सरकार के पास में नहीं जाता है, वो घूम घूम के हमारे से सेलर के पास में गया, सेलर से प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर से किसी और के पास में गया, तो ऐसे जाता है, वो डायरेक्टली नहीं जाता। इनकम टैक्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली अपने अकाउंट से निकालते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देते हैं, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। या फिर अगर आपको ज़मीन वगैरह का रजिस्ट्री होता होगा तो आपको अगर पता होगा तो ज़मीन का रजिस्ट्री का जो पैसा होता है वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया जाता है, तो वो हो गया क्या हम लोगों का डायरेक्ट टैक्स। पांचवा है हम लोगों का ऋणों का भुगतान पूंजी व्यय क्यों है, वाई इज द रिपेमेंट ऑफ लोन इज कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पे रिसिप्ट नहीं होगा, यहाँ पे व्यय कहा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, है ना। अब देखिए रीपेमेंट ऑफ लोन is a capital expenditure as it causes reduction in the liabilities of a government. We know capital expenditure refers to those expenditure which either creates asset for the government or causes reduction in the liabilities of a government. repayment of loan जो है वो एक capital expenditure इसलिए है क्योंकि ये रिडक्शन करता है गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज को, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट का लाइबिलिटीज को जो है वो कम कर देता है। हम लोग जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो वैसे एक्सपेंडिचर जो क्रिएट करते हैं एसेट्स गवर्नमेंट के लिए, जो कि रिडक्शन करते हैं और काउजेज रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का जो लाइबिलिटीज होते हैं उसको कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एमपीसी का मान 0.3 है तो एमपीएस का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.3 तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एमपीएस, ओके। तो अभी यूं है ना कि इसमें जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है सेट 1 से लेकर सेट 5 तक में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, आप उसको जा करके चेक कर सकते। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका है कि हम लोगों को पता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू हम लोगों का कितना होता है 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा इनकम 1 रुपया होता है तो उसी में से कुछ पैसे हम लोग सेव कर लेते हैं, उसी में से कुछ पैसे जो है वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे एमपीसी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.3। हम लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एमपीएस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो एमपीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, है ना। इसको हम लोग इज इक्वल टू दूसरे साइड ले जाएंगे तो यही हो जाएगा, सॉरी एमपीसी को दूसरे साइड ले जाएंगे तो हम लोगों का यही माइनस में हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो एक क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग वैसे इकोनॉमी को कहते हैं जहाँ पे नो ट्रेडिंग एक्टिविटी विद आउटसाइड द इकोनॉमीज, हमारे किसी एक इकोनॉमी से बाहर दूसरे इकोनॉमी के साथ में किसी तरीके का ट्रेड नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसा होता है जहाँ देयरफॉर इंटायरली सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं वो मतलब कि क्लोज्ड इकोनॉमी में रहते हैं, विच मीन्स नो इम्पोर्ट कम इनटू द कंट्री एंड नो एक्सपोर्ट्स लीव द कंट्री, जहाँ पे किसी तरीके का कोई इम्पोर्ट नहीं, जहाँ पे किसी तरीके का कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होता है। 8वां सवाल क्या है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। यहाँ पे मैंने 8 लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे 3 आप उसमें से किसी 3 को भी लिख सकते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के 3 फीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, वर्किंग ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म, डिजायर टू अर्न प्रॉफिट, फ्री कंपटीशन एंड कोऑपरेशन together refer capitalist economic definition, sovereignty of consumers and give birth to the class conflict. Question number 9 is mention any 3 function of a commercial bank. कमर्शियल बैंक के 3 फंक्शन को हम लोगों को बताना था।
तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करें कमर्शियल बैंक को यहाँ पे डिफाइन करने से। अगर आपको मन करे तो आप अपने एग्जाम में इसको डिफाइन करो या फिर डायरेक्टली जो है इसके फंक्शन को लिख दो, लेकिन मैं कहूँगी कि एटलीस्ट एक लाइन कमर्शियल बैंक के बारे में ज़रूर लिखिए, उसके बाद में आप स्टार्ट कीजिए उसके फंक्शन के बारे में लिखने के लिए। द मेन पर्पस of commercial bank is to provide financial services to the general public and also provide the loan facilities to the business which helps in ensuring economic stability and growth of the economy. तो फाइनेंशियल बैंक्स का काम क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स का काम क्या होता है, हम लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देना, साथ साथ में जनरल पब्लिक्स को, एंड ऑल्सो प्रोवाइड हम लोगों को लोन फैसिलिटीज़ देना ताकि हम लोग बिजनेसेस कर सके और हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ जो है हम लोगों को मिले और हमारा ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी में होते रहे। इसलिए हम लोग जो है वो सेज दैट क्रेडिट क्रिएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो सबसे बड़ा काम होता है किसका, कमर्शियल बैंक्स का। मेन पर्पस ही इसका यही होता है। वैसे 5 फंक्शन क्या होता है परफॉर्म्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स आर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सबसे पहले वो क्या करता है, जो भी हमारे आसपास में बैंक्स है, जैसे कि आप SBI ले ले, PNB ले ले, ICICI ले ले, जितने भी हैं सारे हमारे क्या है कमर्शियल बैंक है। ये सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम लोगों से अमाउंट जो है वो डिपॉजिट लेती है, हम लोगों को लोन्स भी एडवांस में देता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड एक्सचेंज और बिल डिस्काउंटिंग और हुंडीज़ का एक्सचेंज। हुंडीज़ अब तो खैर वैसे नहीं चलता है, लेकिन बिल्स डिस्काउंटिंग जो है वो अभी भी होते रहता है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है, साथ साथ में और भी मिसलेनियस फंक्शन है, जैसे कि क्या कह सकते हैं DD बनवाने वगैरह के लिए जो है वो भी, और लोग बेसिकली सब ट्रांसफ़र ऑफ लोन, ट्रांसफ़र ऑफ मनी में ही हम लोग उसको कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ मनी का ही जो काम कर रहा है। ठीक है, तो मिसलेनियस फंक्शन और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं उसमें, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। आप भी इस पॉइंट को चाहे तो इग्नोर करके चल सकते हैं। अगर आपको दिमाग में कुछ आता है मिसलेनियस फंक्शन में तो आप उसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट बिटवीन द फाइनेंशियल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। अब यहाँ पे होता है ना कि लोग, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे डिफरेंशिएट करें, तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है आंसरिंग करने का तरीका ना वो ये लगता है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक इस तरीके का टेबल बना लीजिए। आप अपने जो आपका जो कॉपी रहेगा उसको इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद में ना किस किस बेसिस पे आप उसको बंटवारा कर रहे हैं उसको बेसिस से साइड लिखिए। अब यहाँ पे आपके जो दोनों पॉइंट्स है उसको आप इधर इधर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बेसिक है तो सबसे पहले क्या बताएंगे हम लोग मीनिंग। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं हमारे, गुड्स में बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। ऐसे इंटरमीडिएट गुड जिनको हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए दूसरे गुड्स को एक अकाउंटिंग ईयर में। फाइनल गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, नॉट यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसको हम लोग रॉ मटेरियल के जैसा यूज़ नहीं करते किसी और चीज़ को प्रोडक्शन करने में। ये फाइनल गुड्स ही होते हैं अपने आप में। पर्पस क्या होता है इंटरमीडिएट का, तो बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसका इंटरमीडिएट गुड्स का पर्पस क्या होता है कि इसको हम लोग सोल्ड करके एक अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट अर्न करें। दिस गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म टू मेक प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसको हम लोग बेचते नहीं हैं अकाउंटिंग ईयर में पैसे कमाने के लिए। मतलब इसको सेल कर सकते हैं लेकिन वो अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट नहीं करेगा, वो कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री, दिस गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ये जो है वो हमारे बाउंड्री लाइन के अंदर में ही रहते हैं और इसको फाइनल यूज़ नहीं किया जा सकता है किसी और के द्वारा। दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन एंड प्रोडक्शन आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। अब इसको जो है वो फाइनल यूजर्स जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्टील यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार, अ माइक्रोवेव ओवन सोल्ड टू द कस्टमर, शुगर यूज इन द मेकिंग ऑफ द कैंडीज, जैसे कि चीनी का इस्तेमाल हुआ बनाने के लिए कैंडीज को, मिक्सर ग्राइंडर सोल्ड फॉर द टू द कंज्यूमर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है, जहाँ पे है व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाउ इट रिलेट विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो समझिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसा रेशियो होता है ना जो कि इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम। यानी कि हमारे कंजम्पशन
कि एक्सपेंडिचर में हम लोग कितना खर्च करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हमारे इनकम को देखते हुए वो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो चेंजेस इन द सेविंग टू द चेंजेस इन द इनकम। मतलब कि हम लोग अपने सेविंग में कितना चेंज करते हैं हमारे इनकम को देखते हुए। ठीक है ना। यहाँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। द सम ऑफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम लोग जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक या 6 था, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट क्वेश्चन ये क्या है कि हम लोग कह रहा है कि MPC और MPS को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जो साइन है वो यूज हुए हैं उसको यहाँ पे है C डेल्टा C, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम, वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर के जुड़ जाइएगा। आपको ये टेलीग्राम ये जो सॉल्व वाला जो आंसर शीट है वो आपको मिल जाएगा, ऐसे ही एनोटेशन के साथ में आपको मिलेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोनॉमिक एजेंट? इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, हमको इसका एग्जाम्पल भी देना है। तो इकोनॉमिक यूनिट और इकोनॉमिक एजेंट्स दोनों ही एक नाम है, तो नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा। इकोनॉमिक एजेंट्स और इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या होता है, वैसे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर हु डिसाइड व्हाट टू एंड हाउ मच टू कंज्यूम। एक कंज्यूमर भी हो सकता है जो कि डिसाइड करेगा कि हमको कितना और क्या कंज्यूम करना है। दे मे बी प्रोड्यूसर ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एक प्रोड्यूसर हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का, जो कि डिसाइड करता है कि हम कितना प्रोड्यूस करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे। विद इन एन इकोनॉमी देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ एजेंट। एक इकोनॉमी के अंदर में 3 मेन ग्रुप होते हैं एजेंट्स के, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट। ठीक है। आपको एग्जाम्पल पूछे थे, आपके यहाँ पे ये तीनों एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू अकाउंट। अब रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है हम लोगों को वो बताना है। तो रेवेन्यू अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं हमारे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये रिसिप्ट जो होते हैं इसमें इंक्लूड क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का कमाई जो होता है उसको हम लोग रेवेन्यू अकाउंट में डालते हैं। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, इंक्लूड द रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज बाय द लेवाइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अब गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो जो गवर्नमेंट लिवाई करता है यानी कि लोगों के ऊपर में डाल देता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज जो उसके पास में आते हैं वो। अब रेवेन्यू यहाँ पे सिर्फ अकाउंट पूछा है, ये नहीं पूछा कि इनकम वाले ही से बताना है या एक्सपेंडिचर भी बताना है, इसलिए यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड कर दे रही हूँ। इज दैट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि गवर्नमेंट का किसी तरीके का एसेट का क्रिएशन नहीं करता है, लेकिन पेमेंट ऑफ जैसे कि सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, पेंशन है, सब्सिडीज है, इंटरेस्ट फॉल इन द कैटेगरी एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल जैसे कि लोगों का सैलरीज मिल रहा है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही पार्ट हो जाते हैं। ऑल्सो नोट दैट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द इट्स ऑपरेशनल नीड। जो भी गवर्नमेंट का ऑपरेशनल नीड है उसके लिए रेवेन्यू अकाउंट जो है वो बनता है। तो रेवेन्यू का इनकम कहाँ से आता है, तो टैक्स वगैरह से लिवाई करके। एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, तो सैलरीज वगैरह को पेमेंट करके चला जाता है। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेट ओपन इकोनॉमी विद एन एग्जाम्पल। ओपन इकोनॉमी हम लोगों को बताना क्या आखिर ओपन इकोनॉमी होता क्या है। तो ओपन इकोनॉमी एक ऐसा होता है जो कि डील करता है अदर कंट्रीज से डिस्टिंक्ट मेथड्स में, है ना। आउटपुट मार्केट हो सकता है उसका, फाइनेंशियल मार्केट हो सकता है, लेबर मार्केट हो सकता है। अब देखिए आउटपुट मार्केट क्या होता है। ओपन इकोनॉमी का मतलब समझिए ना कि एक इकोनॉमी जो क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़े, जहाँ जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, ना एक्सपोर्ट करता है ना ही इम्पोर्ट करता है, तो उसी का अपोजिट ओपन इकोनॉमी हो जाएगा जहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे और इम्पोर्ट भी करेंगे अदर इकोनॉमीज के साथ में। इसको करने के 3 तरीके। आउटपुट मेथड, यहाँ पे एन इकोनॉमी डील्स एंड ट्रेड इन द कमोडिटीज एंड सर्विसेज विद द अदर नेशन। हम लोग दूसरे नेशंस के साथ में डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। The broadness and the preference is the sense that the consumer and manufacturer can pick between the domestic and foreign commodities. ये इतना ब्रॉडन होता है। और प्रेफरेंस के सेंस में अगर हम लोग उसको देखेंगे तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर जो है वो डोमेस्टिक से भी अपने सामान को ले सकता है, अपने फॉरेन
कमोडिटीज़ को भी ले सकता है किसी एक प्रोडक्शन करने के लिए अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। फाइनेंशियल मार्केट वैसा होता है, ओपन एन इकोनॉमी कैन परचेज फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया या शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, जो भी डिबेंचर्स होते हैं, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स हो जाते हैं फॉर फ्रॉम द अदर नेशन, जो दूसरे नेशन से खरीदा जा सकता है। ये फर्निश करता है इन्वेस्टर्स को कि वो पिक करे डोमेस्टिक से या फिर फॉरेन एसेट्स के बीच में। अब लेबर मार्केट क्या होता है? इंटरप्राइजेस कैन बी पिक्ड वेदर टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड वर्कर टू पिक वेदर टू वर्क देयर आर सेवरल immigrations law which constrain the movement of labor between the nations। अब लॉ मार्केट, लेबर मार्केट में क्या होता है यहाँ पे कि एक इंटरप्राइजेस जो है वो चुन सकता है कि अपना वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे लोकेट करे, एंड टू वर्क टू पिक वेयर टू वर्क, और साथ साथ में अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट कहाँ रखे और वर्कर्स टू कहाँ के वो वर्कर्स जो है वो लेके आए। क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेशन लॉ जो है वो बने हुए हैं जो कि कंस्ट्रेंट यानी कि जो है वो क्या बोलेंगे उसको, लिमिट्स लगा देती हैं कि आप लोगों को यहाँ से इतना नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते, या ये वो करके कुछ कुछ हो सकता है। जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट अपने जो सरकारी काम होते हैं वहाँ पे देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ के जो लोग ओरिजिनल जो यहाँ पे के हैं डोमिसाइल्स हैं उनको काम दिया जाएगा। तो ये इस तरीके का लेबर मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करने का एक तरीका हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यूटिलाइज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मैन्युफैक्चर अराउंड द वर्ल्ड एंड सम ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू द अदर नेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल के लिए क्या कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे बने हुए मैन्युफैक्चर गुड्स को है या तो हम लोग अपने पूरे दुनिया में बेचें या फिर पूरे दुनिया से बने हुए सामान को हम अपने नेशंस में इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट हम लोगों का एक्सप्लेन प्रोडक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। प्रोडक्ट मेथड हम लोगों को बताना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। हम लोगों को पता है 3 मेथड होते हैं, आप याद कीजिए कौन कौन से होता है। प्रोडक्ट है आपका, एक्सपेंस है, और एक हम लोगों का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंस मेथड। तो यहाँ पे से हम लोगों का जो है वो दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। द वैल्यू एडेड मेथड इज वन ऑफ द 3 मेथड डिटर्मिनेशन वेदर द 2 अदर मेथड्स आर एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। हाँ, 2-3 मेथड है इसके कि एक तो है हम लोगों का प्रोडक्शन मेथड, 2 और है हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। तो इसको हम लोग जो है वो प्रोडक्ट मेथड के भी नाम से जानते हैं और आउटपुट मेथड के भी नाम से जानते हैं। इट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय टेकिंग द वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन इनटू द अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं अपने नेशनल इनकम में, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हर स्टेजेस में, वेरियस स्टेजेस में जो प्रोडक्शन हुए हैं उसको हम लोग अपने अकाउंट में कंसिडर कर लेते हैं। टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम यूजिंग दिस मेथड हम लोग फर्स्ट यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग लेवल पे जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उन सभी का प्रोडक्शन को हम लोग मिला करके इकट्ठा ले लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द नेट वैल्यू एडेड एट द फैक्टर कॉस्ट। अगर नेट वैल्यू एडेड का हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग एक कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हम लोग कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस पे करते हैं। कैलकुलेटिंग NB नेट वैल्यू सेट एट फैक्टर कॉस्ट रिक्वायर्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस टू बी डिडक्टेड। अगर हम लोग नेट वैल्यू एडेड का बात करें फैक्टर कॉस्ट पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है यहाँ पे हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, NB एट FC पे। तो यहाँ पे है स्टेप्स टू कंप्यूट द नेशनल इनकम। क्या स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। जितने हमारे प्रोडक्शन यूनिट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए। आइडेंटिफाई ऑल द प्रोडक्शन यूनिट डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। उसको हम लोग 3 सेक्टर में बांट दिए, प्राइमरी से, सेकेंडरी से एंड टर्सरी से। हम लोग क्या करते हैं फिर, एस्टिमेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड हर सेक्टर्स का। अब जितना भी आ गया है वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब GVA हमारा जो आता है उसमें क्या करते हैं, आउटपुट में से हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। हम लोग GDP पहले मतलब कि कैलकुलेट कर लिए, GVA ऑल द 3 सेक्टर्स, देन एड GVA फॉर GDP। अगर हमको निकालना तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा तीनों सेक्टर से इनकम आ रहा हो, मतलब कि प्रोडक्शन होता है, सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, GVA पे पहुँच जाते हैं, द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, टू गेट द GDP ऑफ द इकोनॉमी।
एस्टिमेट करने का सबसे लास्ट फोर्थ स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम लोग को जब एस्टिमेट करना तो हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं, जीडीपी से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पे पहुँचते हैं, एनएनपी या टेप्सी पे पहुँचते हैं, जिसको कि हम लोग नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग जो है यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, इज एडेड, यहाँ पे ऐड कर दिया गया जीडीपी में। और डिप्रिशिएशन जो है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो हम लोग डिडक्ट कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से बन जाता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी में माइनस करते हैं डिप्रिशिएशन, ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस करते हैं सब्सिडीज को। द above mentioned is the concept that explains detail about the product or value added method to know यहाँ पे जिस वेबसाइट से मैंने लिया था वहाँ पे का इसका यहाँ पे नाम होगा सेटिंग, आई थिंक कि वो मेरे से रह गया। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे है कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड। अभी हम लोगों को नेट वैल्यू एडेड ही पूछ दिया गया है। हम लोग बहुत सारे नेट वैल्यू एडेड में हम लोग क्या देंगे, तो नेट वैल्यू एड जितना भी आएगा उसमें से हम लोग अपना डिप्रिशिएशन को माइनस कर लेते हैं और हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसका। तो नेट वैल्यू एडेड जो है एनवीए एट अ फैक्टर कॉस्ट का हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डिप्रिशिएशन। तो हम लोग यहाँ पे से क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ को बस जो हम लोग पुट करेंगे। नेट वैल्यू एडेड ही हम लोगों को पूछा गया है यहाँ पे, ये फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स ले लेंगे। तो सेल्स मेरा दिया हुआ है 200 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे इसको हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल स्टॉक से इनिशियल स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 हो जाएगा। और माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएरी गुड्स, यहाँ पे परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल देखिए यहाँ पे 50 का दिखा रहा है, तो माइनस 50 हो जाएगा यहाँ पे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे तो टैक्सेस का कुछ बात हो नहीं रहा है, माइनस हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डिप्रिशिएशन जो हम लोग उसको ये हो जाएगा। इसका कभी ये और कभी डिप्रिशिएशन के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 200 प्लस 5 माइनस 50 माइनस 10। अगर हम इस सभी को करें तो ये मेरा 205 माइनस 60। तो इसको हम लोग करें तो ये मेरा लगभग आ जाएगा 145। ये मेरा अगर करे तो मेरा आ जाएगा 145 रुपये। ठीक है, ये मेरा है आंसर। 17 नंबर है। 17 नंबर ना थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगर आपको लगे कि इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगा कि स्पेकुलेटिव मोटिव को समझाने के लिए जो ज़रूरत है और डिमांड फॉर मनी को समझाने के लिए ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर आप इसका 50% भी लिख पाते हैं तो आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। तो जैसे कि एक मॉनेटरी इकोनॉमी होता है जहाँ पर डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या होता है कि डिज़ायर होता है लोगों के पास में होल्ड करने के लिए एज अ फाइनेंशियल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मनी। मतलब कि लोगों को डिज़ायर, डिमांड फॉर मनी जो है वो क्या है ना, एक मॉनेटरी इकोनॉमी में जो है वो कितना लोग चाहते हैं पैसे को अपने पास में रखने के लिए इन फॉर्म ऑफ कैश, या फिर वो कैश में रखे या फिर बैंक में रखे या फिर अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट में करके रखे। अब मनी हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव रीजंस इज ऑल्सो नोन एज द पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी। अब पैसे को जो है वो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी अपने पास में रखा जा सकता है, जिसको कि पोर्टफोलियो डिमांड फॉर मनी जो है वो कहा जाता है। मनी जो है वो रखा जाता है अपने पास में ताकि एडवांटेज लिया जा सके स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटीज़ का, ताकि वो कवर कर सके ऑफ सेटिंग रिस्क इन द अदर एसेट्स ऑफ द इकोनॉमी, जो कि अदर एसेट्स जो है वो इकोनॉमी में उसके जो लॉसेज है उसको ऑफसेट कर सके। देयर आर सेवरल केसेस इन द इकोनॉमी इन सेवरल केसेस इन विच मनी इज़ यूज टू स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बहुत सारे जगह पे मनी को जो है वो यूज़ किया जाता है स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट के जैसा। स्पेकुलेटिव मतलब होता क्या है ना कि भविष्य को देखते हुए अभी के समय में डिसीजन लेना। स्पेकुलेट करना का मतलब वही होता है कि जो भविष्य में हमको कुछ लग रहा है कि कुछ होने वाला है, उसको देखते हुए अभी जो डिसीजन लेते हैं वो स्पेकुलेशन हो गया। जैसे कि
वेयर देयर इज अ डिफ्लेशन और व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में डिफ्लेशन होगा। इफ प्राइसेस डिक्लाइन इन द मनी स्टोर्ड टुडे विल बी मोर वैल्यूएबल टुमारो, यानी कि अगर डिफ्लेशन होता है तो प्राइस जो है वो डिक्लाइन, अगर प्राइस डिक्लाइन कर देगा तो हम लोगों के पास जो आज के जो पैसे रखे हुए हैं वो हमारे कल के समय में उनका वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन कंडीशन इन अदर मार्केट्स आर नॉट फेवरेबल एंड आर एक्सपेक्टेड टू डिटोरिएट, अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं रहेगा और फ्यूचर में है वो घटने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ले सकते, जैसे कि बॉन्ड है, मेक डजंट ऑफर गुड रिटर्न, है ना। जैसे कि मान लिया चल रहा है कि अगर एक बॉन्ड है ना, बॉन्ड मार्केट है, अगर वो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर्स में प्रेफर होल्डिंग स्पेकुलेटिव कैश बैलेंस टू वेट फॉर बेटर मार्केट कंडीशन। तो जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो उसको स्पेक्यूलेट कर लेंगे, अपना पहले से ही यूज़ करेंगे अपने माइंड को, और वो अपने पैसे को अपने पास में रखना चाहेंगे और वेट करेंगे वैसे मार्केट कंडीशन के, जब वो अच्छे से पैसे को जो है वो लगा करके पैसा अर्न कर सके। इन एडिशन इफ द प्राइसेस ऑफ अ सर्टेन एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ एसेट्स का प्राइस जो है वो डाउन जाने वाला है, तो इन्वेस्टर्स में इंक्रीज देयर कैश पोजीशन फॉर अ स्पेकुलेटिव पर्पस। अगर होता है कि एसेट्स के प्राइसेस जो है वो गिरने वाले हैं तो इन्वेस्टर्स जो है वो इंक्रीज कर देंगे अपने कैश के पोजीशन को अपने स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, यानी कि अपने पास में वो पैसा जो है वो ज़्यादा रखने लगे, है ना। अब देखो यहाँ पे डिमांड फॉर मनी व स्पेकुलेशन से कैसे होता है कि अगर लोगों को लगता है ना कि भविष्य में चीज़ों का दाम गिरने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि अपने जो एसेट्स होते हैं उनको बेच देते हैं और उसको कैश के फॉर्म में अपने पास में अभी से ही रख लेते हैं कि जिस अगर चीज़ों का दाम बाद में गिरेगा तो हम एक की जगह दो फिर खरीद लेंगे, सामान की कीमत तो गिरने ही वाले हैं। तो इसे वही स्पेकुलेशन हो जाता है। व्हेन पीपल वांट्स टू स्पेकुलेट ऑन चेंज इन करेंसी रेट, अब होता है कि करेंसी रेट पे भी स्पेकुलेशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट होने वाला है अगेंस्ट किसी एक फॉरेन करेंसी के, तो वो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को खरीद लेंगे एंड उसको स्टोर करके रख लेंगे एंड वेट फॉर इट्स अप्रिशिएशन अगेंस्ट द डोमेस्टिक करेंसी, और क्या करेंगे कि वो इंक्रीज करेंगे कि उसका डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करे वापस से। द स्ट्रेटेजी इज नोन एज द हेजिंग, और इस तरीके का स्ट्रेटेजी को हम लोग क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं, मतलब कि पैसे को इकट्ठा करके रख लेना। अब हम लोगों का है 18 में पूछा क्या है, क्या समझते हैं आप सप्लाई ऑफ मनी से। आपको अल्टरनेटिव मेजर्स जो है वो मनी के हम लोगों को बताना है जो कि आरबीआई की तरफ से दिया हुआ है ना। तो सप्लाई ऑफ मनी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि हमारे पास कैश के रूप में बैलेंस हमारे बैंक में हो या फिर सर्कुलेशन में होता है इकोनॉमी में, उसको कह देते हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज़ डिफाइंड to be a group of safe assets that hold household business can be used to make payment or to hold as a short term investment। सप्लाई ऑफ मनी हम लोग उसको ऐसे भी कह सकते हैं जो कि सेफ एसेट के रूप में रखा हुआ होता है। एक हाउस होल्ड बिजनेसमैन जो है उसको रखे हुए होते हैं अपने पास में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वो अपने पेमेंट्स वगैरह जो है वो कर सके। सप्लाई मनी इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड यूजिंग डिफरेंट मॉनेटरी एग्रीगेट्स, जैसे कि M1, M2, M3 और M4 का इस्तेमाल करके बताया गया है। इसको कि हम लोग नैरो मनी और ब्रॉड मनी के नाम से भी जानते हैं। अब सेंट्रल बैंक का मनी को हम लोग M0 के नाम से जानते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग करेंसी एंड सेंट्रल बैंक डिपॉजिटरी अकाउंट हम लोग उसमें आ जाएगा। यहाँ पे M0 एक्सप्लेन नहीं, लेकिन M0 यहाँ पे क्या होता है उसमें मैंने बता दिया। सेंट्रल बैंक मनी M1 एंड M3 ऑब्लिगेशन ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। कमर्शियल बैंक मतलब कि जो होता है, और जैसे कि M1 एंड M3 जो ऑब्लिगेशन होता है कमर्शियल बैंक का इंक्लूडिंग करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का। अब यहाँ पे मैंने वापस से M0, M1, 2, 3, 4 को जो है फिर से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि करेंसी एक होता है M0, क्या होता है कि जो सर्कुलेशन में होता है पैसा, वो आरबीआई के पास में जो पैसा डिपॉजिट है वो, या फिर अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास में है वो, जिसको कि हम लोग नेट बैंकिंग
नेट आरबीआई क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट प्लस आरबीआई क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल सेक्टर्स प्लस आरबीआई क्लेम्स ऑन द बैंक्स के नाम से भी, ये दोनों जो है वो इक्वल ही है, अलग अलग नहीं है। वो आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स गवर्नमेंट करेंसीज लाइबिलिटीज टू द पब्लिक, आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लाइबिलिटीज। M1 को हम लोग नैरो मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये यहाँ M1 को हम लोग नैरो मनी के जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पे आई थिंक कि रिपीटेड है, तो यहाँ पे ही आप इसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन भी है। तो M1 का क्या है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। M2 क्या है हम लोगों का, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। M1 में जितने भी है उसमें पोस्ट ऑफिस को जो ऐड कर दिए तो M2 में पहुँच गए। M3 क्या है हम लोगों का, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। M1 जो भी था हम लोगों का ये वाला, इसके साथ में जो टाइम डिपॉजिट यानी कि जो लंबे समय के लिए हम लोग जो पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं, जैसे कि FD वगैरह में हम लोग जो डाल रहे होते हैं वो हो जाता है। और M4 में क्या होता है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको M1, M2, M3 का जो है, M4 का जो है वो बेसिक याद रखना है कि किसमें क्या क्या होता है। अगर आप चाहें ना तो आप NCERT का जो नॉर्मल बुक है आप उसमें भी जा कर के देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली जो है ये M1, M2, M3 जो है ये तीनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपका मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग जाके चैप्टर ढूंढिए और उसमें पढ़िए, ये और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ NCERT वाली बुक में भी है। 19 में अगर हम लोग बात करें तो पैरामीट्रिक शिफ्ट का हम लोगों को यहाँ पे बात करना है स्ट्रेट लाइन में विथ एक ग्राफ के हेल्प से। अब देखिए पैरामीट्रिक शिफ्ट का जो है वो इस तरीके का होता है ना, ये ग्राफ दिया हुआ है पैरामीट्रिक शिफ्ट का है। अब देखिए पैरामीट्रिक शिफ्ट के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है ना कि एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जिसको कि हम लोग B इज इक्वल टू MA प्लस E है यहाँ पे, है ना। जैसा कि M क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और M जो है वो हमेशा हम लोगों का ग्रेटर देन 1 रहेगा, और E जो है वो हम लोगों का इंटरसेप्ट है वर्टिकल एक्सिस का, जो कि हम लोगों का भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। वेयर व्हेन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट द वैल्यू ऑफ B इंक्रीजेज बाय M यूनिट। अगर वैल्यू जो है वो 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा तो B का वैल्यू भी जो है वो M यूनिट से इंक्रीज करेगा। द पैरामीटर E एंड M आर पैरामीटर्स ऑफ द ग्राफ। अब जो हम लोगों का है M और E अब यहाँ पे है कि एज द स्लोप ऑफ M इंक्रीजेस, है ना, द स्ट्रेट लाइन रोटेट अपवर्ड एंड अराउंड द सेम वर्टिकल। अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग करें तो यहाँ पे इसका इस तरीके से समझो, ठीक है। ये हम लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों का ये वाला था B इज इक्वल टू MA प्लस E, B इज इक्वल टू MA प्लस E, यही चीज़ है, नाम अलग अलग जो है वो दिए हुए थे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर M में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, है ना, ये हमारा M जो है अगर M में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो ये हमारा इंटरसेप्टर जो है वो उसका सेम रहेगा, लेकिन ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सकता है। अगर ये इंक्रीज़ करेगा तो ये अपवर्ड जाएगा, अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो ये डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अब दिस मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीट्रिक शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। ये एक एग्जाम्पल पैरामीट्रिक शिफ्ट का। A straight line rotates downward around the same vertical intercept as its slopes decreases। अब ये जो है वो इसी तरीके से नीचे भी आएगा अगर इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा तो। A straight line shift parallelly downward when its intercept increases। और इसका जो है ये पैरेलल शिफ्ट होगा अगर इसका इंटरसेप्ट जो है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इंटरसेप्ट इसका कौन हो जाएगा, C, या फिर इस केस में आपका हो जाएगा E। अगर E का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इस तरीके के पैरेलल डाउनवर्ड जो है वो शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये इंक्रीज करेगा तो यहाँ से शिफ्ट होकर के इधर जाएगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये ऊपर से शिफ्ट होकर के नीचे आए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक शिफ्ट, ठीक है, जहाँ पे M और E जो है ये दोनों ही हमारे पैरामीटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।